आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान, जिसको जिज्ञासा नाम से भी बोलते हैं, कि अध्याय 10 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये देखते हैं पहले अध्याय 10। तो ये देखिए, सबसे पहले अध्याय 10 का नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। एनसीईआरटी पाठांतर्गत प्रश्नोत्तर क्रियाकलाप 1 प्रश्न संख्या 178। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अपनी कक्षा में चारों ओर देखें आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। पेंसिल जो आपने पकड़ी हुई है, पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, खिड़की के पास एक कबूतर। इन्हें तालिका में सूचीबद्ध करें और आप अपनी समझ के आधार पर इन्हें सजीव या निर्जीव के रूप से पहचानें और स्तंभ 2 में भरें। इन्हें सजीव या निर्जीव में विभाजित करने के कारण का आधार स्तंभ 3 में भरें। ये देखिए, इस प्रकार से उत्तर लिखना है हमें। हमारे आसपास की सजीव और निर्जीव वस्तुएं स्तंभ 1, 2, 3, 4, 5 स्तंभ है ना। नाम पहला पेंसिल, मेरा अनुमान सही है, निर्जीव है। ये पेंसिल है निर्जीव। कारण या टिप्पणी, गति नहीं है, श्वास नहीं लेती। सही उत्तर निर्जीव। सजीव के कोई भी गुण नहीं है। इसी प्रकार से ये पुस्तक है, ये भी निर्जीव है, तो इसके भी यही गुण रहेंगे कि इसमें वृद्धि नहीं है, गति नहीं है, निर्जीव है, सजीव के कोई गुण नहीं। कबूतर सजीव है। कबूतर हमारा सजीव है। और ये वाला गति करता है, खाता है, वृद्धि करता है, सजीव के सारे गुण हैं। कार सजीव नहीं है। कार भी निर्जीव है। इसमें लिखा जरूर सजीव, गलत आ गया, गति करती है, निर्जीव। अच्छा, इसमें लिखा है सजीव, गति करती है, ये निर्जीव है। सही उत्तर है इसका, निर्जीव है और इसमें गति कोई वो नहीं है। पौधे सजीव, ये भी सही लिखा, वृद्धि करते, श्वास लेते हैं, सजीव है, सजीव के सारे गुण हैं। तो इस प्रकार से अब आप अगला प्रश्न देखेंगे। इधर आगे और दिए कुत्ता, बीज, साइकिल, झूला, मच्छर, वो भी इसी प्रकार से हमें लिखना है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। क्रियाकलाप 2 प्रश्न संख्या 182। बगीचे की मिट्टी से भरे एक जैसे 4 गमले लीजिए। प्रत्येक गमले में किसी फली जैसे सेम, राजमा, लोबिया के 4-4 बीज बो दीजिए। अब इन गमलों को 15 दिन के लिए निम्नलिखित स्थितियों में रखिए। गमला का मिट्टी में जल मत डालिए। इस गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए। देखिए, मिट्टी नहीं डालना है, इस प्रकार से सीधा सूर्य के प्रकाश में। विभिन्न परिस्थितियों में उद्भासित फली के बीज। गमला खा मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में जल डालिए, जिससे कि मिट्टी के ऊपर जल हमेशा उपस्थित रहे। जल के कम होने पर नियमित रूप से इसमें जल डालते रहिए। गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए। गमला का नियमित रूप से गमले में उपयुक्त मात्रा में जल डालिए कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे और गमले को अंधेरे स्थान पर रखिए। गमले में नियमित रूप से उपयुक्त मात्रा में जल डालिए, जिससे कि गमले की मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए। तालिका में वायु, सूर्य के प्रकाश और जल की उपलब्धता को इंगित कीजिए। जब किसी बीज में अंकुर निकलता है तो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। अनुमान लगाइए कि क्या प्रत्येक गमले में बीजों का अंकुरण होगा। विभिन्न परिस्थितियों में रखे गए प्रत्येक गमले के विषय में अपने पूर्वानुमान तालिका में अंकित कीजिए। 7 से 10 दिनों तक गमलों में बीज अंकुरण की स्थिति का नियमित अवलोकन कीजिए। अपने अवलोकनों को तालिका में अंकित कीजिए। यह है तालिका। उत्तर, बीज के अंकुरण पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव, उपलब्धता, फलों के बीज वाले। तो ये आप इसको देख के तालिका को ऐसे भर लें। अगला है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 185। प्रश्न, आप बीजों को सजीव और निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे। उत्तर, बीजों को सजीव श्रेणी में रखा जाता है। बीज सही तापमान, जल और वायु की उपस्थिति में नए पौधों को जन्म देते हैं। क्रियाकलाप 3 प्रश्न संख्या 185। कुछ फली अथवा चने के बीज लीजिए और उन्हें नम कपड़े या नम टिश्यू पेपर में अंकुरित होने दीजिए। उन्हें छोटी जड़ और छोटे प्रोरो वाले नवोद्भिद में विकसित होने तक अंकुरित कीजिए। अब कांच के 3 बीकर या गिलास लीजिए और उन पर का लेबल लगा दीजिए। कांच की 3 प्लेट लीजिए और मोटे कोमल सूती धागे की सहायता से प्रत्येक प्लेट की एक ओर सतह से मोटा ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर बांध दीजिए। प्रत्येक प्लेट पर एक नवोद्भिद को मोटे कोमल सूत धागे की सहायता से बांध दीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि नवोद्भिद क्षतिग्रस्त न हो, जैसा कि चित्र 10.2 में दर्शाया गया।
अब बीकर का और बीकर गा में नवोद्भिद युक्त कांच की एक प्लेट को सीधा रखिए, जैसा कि चित्र 10.2 का और 10.2 गा में दर्शाया गया है। बीकर खा में प्लेट को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि नवोद्भिद का प्रवाह नीचे की ओर और जड़ ऊपर की ओर रहे, जैसा कि चित्र 10.2 में खा में दर्शाया गया है। यह सुनिश्चित करते हुए नवोद्भिद जल की सतह से ऊपर रहे। तीनों बीकरों में जल डालिए। सभी परिस्थितियों में ब्लॉटिंग पेपर के निचले भाग को जल में पूरा तरीके से गीला होने दीजिए। इस प्रकार गीले ब्लॉटिंग पेपर से नवोद्भिद को नमी प्राप्त होगी। चित्र 10.2 का और 10.2 खा में दर्शाया गया चित्र अनुसार बीकर का और खा को सूर्य के प्रकाश में रखिए। ये देखिए बीकर का, बीकर खा और बीकर का। चित्र 10.2 में दर्शाए गए चित्र के अनुसार बीकर गा को एक गत्ते के बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि नवोद्भिद को केवल एक छोटे गोल छेद के माध्यम से एक दिशा से ही सूर्य का प्रकाश मिले। तालिका में अपने पूर्वानुमानों एवं अवलोकनों को भरिए। ये तालिका में भरना है, तो आप ध्यान से देख लें और इसको पॉज करके इस तालिका को भर लें। अगला देखते हैं। आपके अवलोकन के अनुसार बीकर का, खा और गा में जड़ और प्ररोह की वृद्धि दिशा क्या है? क्या आपके अवलोकन आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं? आप इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो ये देखिए है उत्तर। चित्र ये बना लें इस प्रकार से उत्तर इसका। इस प्रयोग तालिका और चित्र 10.3 के परिणाम से हमने देखा। नंबर 1, पौधे को सीधा रखे जाने पर जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है और प्ररोह की वृद्धि ऊपर की दिशा में होती है। दूसरा, यदि पौधा उल्टा रखा होता तो जड़ मुड़ जाती और नीचे की ओर वृद्धि करती, प्ररोह भी मुड़ जाता और ऊपर की ओर वृद्धि करता। तीसरा है, यदि पौधे को सूर्य का प्रकाश केवल एक दिशा से मिलता है तो प्ररोह प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, जबकि जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है। क्रियाकलाप 3 करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे के प्ररोह ऊपर की ओर बढ़ते हैं और सूर्य के प्रकाश की ओर गति करते हैं, जबकि पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। क्रियाकलाप 4 प्रश्न संख्या 188। एक फली का बीज लगाइए और उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त स्थितियां उपलब्ध कराइए। लगभग 3 माह तक नियमित रूप से उसका अवलोकन कीजिए। जब भी आपको कोई परिवर्तन दिखाई दे अपने अवलोकन को तालिका में अंकित कीजिए। जब कोई परिवर्तन दिखाई दे तो दिनांक को तालिका में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अंकित कीजिए। नंबर यह है, किसी परिवर्तन में होने में कितना समय लगा? आपके द्वारा देखे गए विभिन्न परिवर्तन तालिका में चित्रांकित कीजिए। कितने दिनों के बाद पहला फूल दिखाई दिया? फूल के कुछ भागों के सूखने के बाद क्या आपको कोई अन्य में वृद्धि दिखाई दी? फूल के शेष भाग किस प्रकार की संरचना में विकसित हुए? क्या आपने फूल से विकसित किसी बीजयुक्त फली या फल को देखा है? बीजयुक्त फलों के बनने के बाद पौधे का क्या हुआ? पौधों की वृद्धि के दौरान देखे गए परिवर्तन। दिनांक 15/10। अवलोकन चित्र। तो देखिए 15/10 में बीज बोएगा, ये बीज हैं। देखिए 22/10 में बीज अंकुरित हुए। 29/10 में पत्तियां दिखाई देने लगी। 28 फरवरी फूल दिखाई दिए और 20 मार्च को फली दिखाई दी। बीजों को लगाने के 7-8 दिन बाद बीज का अंकुरण हुआ। फिर 1 हफ्ते बाद पत्तियां दिखाई दी और पहला फूल हमें करीब 4 महीने बाद दिखाई दिया। फूल का कुछ भाग सूख गया और शेष भाग फली में विकसित हुआ। बीजयुक्त फली के बनने के बाद पौधे की गतिविधियां समाप्त हो गई। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 191। प्रश्न, मच्छरों के जीवन चक्रों को किस प्रकार भंग किया जा सकता है? उत्तर है, मच्छरों के जीवन चक्रों को भंग करने के लिए स्थिर जल में मिट्टी का तेल डाला जा सकता है, जिसमें लार्वा और प्यूपा श्वसन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। क्रियाकलाप 5 प्रश्न संख्या 191। आइए एक रोचक पहेली सुलझाएं। आप कैसे निर्णय करेंगी अंडा अवस्था के तुरंत बाद कौन सी अवस्था, लार्वा या प्यूपा पहले आती है? कल्पना कीजिए कि आपको पोखर के जल से भरा एक पात्र दिया जाता है जिसमें लार्वा और प्यूपा है। इनकी अवस्थाओं का सही अनुक्रम पता करने के लिए एक क्रियाकलाप की योजना बनाएं। उत्तर, मेरे पास जल से भरा एक पात्र है जिसमें मच्छर के लार्वा और प्यूपा हैं। मैंने इसे 2 अलग अलग पात्रों में बांट दिया। अब मैं रोज अवलोकन करूंगी कि लार्वा प्यूपा में परिवर्तित हो रहा है या प्यूपा लार्वा में। मैं ध्यानपूर्वक निरीक्षण करूंगी कि किस पात्र में पहले मच्छर दिखाई दिया। थोड़े दिनों के अवलोकन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मच्छर अपने जीवन चक्र में 4 अवस्थाओं से गुजरता है, जो निम्न है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर। चारों अवस्थाएं एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती हैं, जो आसानी से दिखाई दी। ये देखिए चारों अवस्थाएं। पहले मच्छर, वयस्क मच्छर। सबसे पहले देखेंगे लार्वा। पहले मच्छर ने क्या दिया? अंडा अवस्था, अंडा, फिर उसके बाद लार्वा, फिर उसके बाद प्यूपा, फिर उसके बाद ये स्वस्थ मच्छर। चित्र। अब क्रियाकलाप 6 प्रश्न संख्या 193। चित्र 10.5 में दर्शाया गया मेंढक के जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं की विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। आप दी गई अवस्थाओं का गणना चा का अनुक्रम कैसे सुनिश्चित करेंगे? कुछ अवस्थाएं अपने प्रारंभिक अंतिम आकारों में स्पष्ट परिवर्तन दर्शाती हैं। इन परिवर्तनों की तालिकाओं की सूची में सूचीबद्ध कीजिए। देखिए मेंढक के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन।
का खा गा घा अणा चा। जलांडक मंडूकक टेट पोल पूंछ के साथ गा में है, यह गा के समान है किंतु इसके दो पैर होते हैं। अणा वयस्क मेंढक, चा भ्रूण। उपरोक्त चित्र 10.5 में मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का सही अनुक्रम उनमें होने वाले शारीरिक परिवर्तन के आधार पर निम्न प्रकार होगा। का चा गा घा गा अणा खा और अणा। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 195। प्रश्न नंबर 1, आपके विचार से क्या पक्षी भी जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं? उत्तर, जी हाँ, सभी पक्षी अपनी जीवन चक्र अंडे के अंदर शुरू करते हैं। अंडे से बाहर निकले पक्षी को चूजा कहते हैं। धीरे धीरे इनके पंख मजबूत होते हैं और यह वयस्क हो जाता है और घोंसला छोड़ देता है। प्रश्न नंबर 2, जंतुओं का जीवन चक्र पौधों के जीवन चक्र से किस प्रकार भिन्न होता है? उत्तर, प्रत्येक जीव का जीवन एक चक्र से गुजरता है जिसमें जन्म, वृद्धि, परिपक्वता, प्रजनन और अंत में मृत्यु शामिल है। पौधों एवं जंतुओं के जीवन चक्र में पर्याप्त भिन्नता है। पौधा एक बीज के अंकुरण से अपना जीवन चक्र शुरू करता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर पुष्पन एवं फलन द्वारा अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। वहीं प्रत्येक जंतु की यह यात्रा भिन्न होती है जो उसे अनोखा एवं विशिष्ट बनाती है। कुछ जंतु अंडे से लार्वा, फिर प्यूपा तथा अंत में वयस्क बनाते हैं। कुछ अंडे से टेडपोल, फिर वयस्क बनते हैं तथा कुछ शिशुओं से वयस्क में बदलते हैं। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अभ्यास। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न नंबर 1, पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं भिन्नताओं की सूचीबद्ध कीजिए। समानताएं। नंबर 1, पौधों और जंतुओं दोनों में जीवन चक्र होता है। दूसरा, दोनों के जीवन चक्र में वृद्धि और विकास के चरण होते हैं। नंबर 3, दोनों में प्रजनन होता है जिससे उनकी अगली पीढ़ी का जन्म होता है। भिन्नताएं। नंबर 1, पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं और जंतु भ्रूण से। नंबर 2, पौधे जीवन चक्र में स्थिर रहते हैं और वृद्धि करते हैं जबकि जंतु चलते फिरते हैं। तीसरा है, पौधों की वृद्धि सूर्य के प्रकाश और जल पर निर्भर होती है जबकि जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फिर वृद्धि करते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे तालिका में कुछ विवरण डाटा दिया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और दूसरे तीसरे स्तंभ में दी गई स्थितियों के उपयुक्त उदाहरणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको लगता है कि नीचे दी गई किसी भी स्थिति के लिए उदाहरण संभव नहीं है तो स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, अब हम ये तालिका है, सरल क्रमांक, इसकी वृद्धि क्या होती है, क्या श्वास लेता है, उदाहरण टिप्पणी। ये देखिए, इस प्रकार से तालिका को आप देख के बना लें। प्रश्न नंबर 3, आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर है, बीजों के अंकुरण के लिए नमी, उचित तापमान और वायु जैसी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों और दालों के भंडारण के लिए इनको सूखा रखना चाहिए, तापमान नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसे डिब्बे रखना चाहिए जिसमें वायु ना जा सके, एयरटाइट डिब्बे। प्रश्न नंबर 4 है, आपने सीखा है कि टेडपोल की एक पूंछ होती है लेकिन जब वृद्धि के बाद यह मेंढक बनता है तो पूंछ लुप्त हो जाती है। टेडपोल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है? उत्तर है, टेडपोल अवस्था में पूंछ उसे तैरने में सहायक होती है। पूंछ से टेडपोल को शिकारियों से बचने में भी मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 4, चरण का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत चारू इसे सजीव मानती है क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त होता है। चरण और चारू के कथनों के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। उत्तर, चरण का कहना सही है, लट्ठा निर्जीव है मगर उसका कारण गलत है कि इसमें गति नहीं होती। यह लट्ठा एक समय में जीवित वृक्ष का हिस्सा था। गति लट्ठे में तब भी नहीं थी लेकिन सजीव की क्रियाएं जैसे वृद्धि, श्वसन और पोषण सभी होती थी। यह वृक्ष से अलग होने के बाद अब एक निर्जीव वस्तु बन गया। चारू का कहना गलत है कि लट्ठा सजीव है क्योंकि वृक्ष सजीव होते हैं और लट्ठा वृक्ष का हिस्सा है। यह लट्ठा सजीव था जब तक वृक्ष से वह जुड़ा था, उसमें जीवन की सारी प्रक्रियाएं हो रही थी। अब वृक्ष से अलग होने के बाद यह निर्जीव है क्योंकि इसमें अब ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, मच्छर और मेंढक के जीवन चक्र में क्या समानता है और क्या विभेदकारी विशेषताएं होती हैं? समानताएं। नंबर 1, मच्छर और मेंढक दोनों का जीवन चक्र अंडे शुरू होता है। नंबर 2, दोनों अपने जीवन का प्रारंभिक समय जल में व्यतीत करते हैं। नंबर 3, दोनों में लार्वा टेडपोल अवस्था होती है। विविधकारी विशेषताएं, मच्छर की जीवन चक्र की क्रमिक अवस्थाएं अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, जबकि मेंढक की जीवन चक्र अंडा, टेडपोल, मंडूकक, वयस्क। दूसरा, मच्छर स्पाइरेकल से सांस लेते हैं और मेंढक टेडपोल अवस्था में गलफड़ों से और वयस्क अवस्था में त्वचा और फेफड़ों से सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई गई हैं। चित्र 10.6, एक सप्ताह पश्चात आप इसे पौधे के पर और जड़ में क्या देखने की अपेक्षा करते हैं उसका चित्र बनाइए, इसके कारण भी लिखिए। ये देखिए चित्र है, इसको ध्यानपूर्वक देख लें और ऐसे बनाना है हमें। अब इसका उत्तर देखेंगे।
एक सप्ताह पश्चात पौधे के पर रोज सूर्य के प्रकाश की दिशा में ऊपर की ओर बढ़ेंगे और जड़ नीचे की ओर बढ़ेगी। ये देखिए इस प्रकार से चित्र। प्रश्न नंबर 8, तारा और विजय ने एक प्रयोग का सेटअप तैयार किया है जिसे चित्र 10.8 में दर्शाया गया। आप क्या सोचते हैं कि वे क्या पता करना चाहते हैं और उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो सही है। ये देखिए ये चित्र है प्रयोग के लिए सेटअप। तारा और विजय यह पता करना चाहते हैं कि पौधे के पेड़ों और जड़ किस दिशा में बढ़ते हैं। जब वे देखेंगे पौधा सूर्य का प्रकाश मिलने पर सही दिशा में बढ़ रहा है, अर्थात पेड़ों मिट्टी की सतह से ऊपर और जड़ मिट्टी में नीचे की ओर, तो उन्हें पता चलेगा कि वे सही है। प्रश्न नंबर 9, बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच करने के लिए एक प्रयोग की योजना लिखिए। प्रयोग की योजना। नंबर 1, समान प्रकार के बीज लें और जैसे चना या मूंग और उन्हें अलग अलग 3 बर्तनों में रखें। नंबर 2, तीनों में समान मात्रा में पानी भरें। नंबर 3, पहले बर्तन को फ्रिज में रखें, दूसरे बर्तन को कमरे में सामान्य तापमान पर रखें और तीसरे बर्तन को बाहर तेज धूप में रखें। नंबर 4, समान अंतराल पर परीक्षण करें। नंबर 5, अंकुरण की दर को नोट करें और देखें कि किस तापमान पर बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और भी सीखें। प्रश्न नंबर 1, ऐसे कुछ और पौधों के नाम लिखिए जिनको बिना बीजों के अंकुरित किए उगा सकते हैं। उत्तर है गुलाब, चमेली, केला, एलोवेरा, रबर प्लांट, मनी प्लांट आदि। प्रश्न नंबर 2, क्या पर्यावरण कीटों के जीवन चक्र को प्रभावित करता है। कीटों के जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर है जी हाँ, कीटों के जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, आर्द्रता, जल उपलब्धता, कीटनाशकों का प्रयोग आदि। अन्य परोक्षोपयोगी प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सजीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। ये 4 विकल्प हैं। दूसरा है बीजों के अंकुरण के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। इसमें भी 4 विकल्प हैं। इसका सही विकल्प नीचे देखेंगे हम। तीसरा है ड्रोसेरा पौधा किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है। चौथा है कौन सी परिस्थितियां बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक हैं। और 5वां है मेंढक के जीवन चक्र की किस अवस्था में टेडपोल छोटे मेंढक की तरह दिखने लगते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उसका दूसरा सही है। ये देखिए पहले का जो विकल्प है वो दूसरा सही है, तो दूसरे पर टिक करना है। दूसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, तीसरे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, चौथे प्रश्न का चौथा विकल्प, 5वें का तीसरा विकल्प सही है। तो आप ये टिक कर लें। जैसे देखिए 5वें का ये तीसरा सही है, चौथे का चौथा सही है। इस प्रकार से आप ऊपर के भी टिक कर लें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, सजीवों के जीवन चक्र में रिक्त स्थान द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण होता है। नंबर 2, मेंढक की रिक्त स्थान अवस्था में पूंछ होती है। नंबर 3, मच्छरों के जीवन चक्र में पहली अवस्था रिक्त स्थान है। नंबर 4, रिक्त स्थान पौधा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। नंबर 5, पत्तियों की सतह पर रिक्त स्थान होते हैं जो वायु को अंदर लेने और बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें जनन भर लें। दूसरे के रिक्त स्थान में, तो प्रश्न नंबर 2 के रिक्त स्थान में टेडपोल भर लें। प्रश्न नंबर 3 के रिक्त स्थान में अंडा भर लें। प्रश्न नंबर 4 के रिक्त स्थान में छुईमुई भर लें। और प्रश्न नंबर छुईमुई और आंवला, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 छुईमुई और आंवला दोनों। प्रश्न नंबर 5 में रंध्र भर लें। तो इस प्रकार रिक्त स्थान भर लें। अगला प्रश्न है अन्य प्रश्न नंबर 1, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है। उत्तर है सजीव वस्तुएं गति करती हैं, वृद्धि करती हैं, भोजन करती हैं, श्वास लेती हैं, उत्सर्जन करती हैं, जनन करती हैं और अंत में मर जाती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुओं में ये गुण नहीं होते हैं। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, कीटभक्षी पौधे किस तरह कीटों को पकड़ते हैं। उत्तर है कीटभक्षी पौधे जैसे ड्रोसेरा की पत्तियों पर बाल जैसे तंतु होते हैं जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे ही कोई कीट इन्हें स्पर्श करता है बाल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और कीट चिपचिपे छोर से चिपक जाता है। प्रश्न नंबर 3, बीज के अंकुरण के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उत्तर है बीज के अंकुरण के लिए जलवायु और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4, पौधों में वृद्धि और गति की क्या विशेषताएं होती हैं। उत्तर पौधों में वृद्धि और गति सूर्य के प्रकाश के कारण होती है। पौधों के पर्रों ऊपर की ओर बढ़ते हैं जबकि जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। प्रश्न नंबर 5, अंकुरित बीज का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए अंकुरित बीज का नामांकित चित्र, इसको ध्यानपूर्वक देख लें और इसको बना लें। ये इधर देखिए, ये बीजारण, ये भ्रूण हैगा, ये फली का अंकुरित चित्र, इसको देख के बना लें। प्रश्न नंबर 6 है मेंढक के जीवन चक्र की मुख्य अवस्थाएं कौन सी होती हैं। चित्र द्वारा दर्शाई। उत्तर है मेंढक के जीवन चक्र की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, अंडा अवस्था जो भ्रूण अवस्था में परिवर्तित होता है। नंबर 2, टेडपोल अवस्था जिसमें पहले पूंछ युक्त तथा पैर विहीन प्रारंभिक अवस्था और पीछे के पैरों सहित बाद की अवस्था होती है। नंबर 3, मंडूकक
फ्रॉगलेट अवस्था और नंबर 4 वैक्स मेंढक अवस्था। और ये उसका चित्र है, इसको ध्यान से देख के आप लिख लें, बना लें चित्र। अब प्रश्न नंबर 7 है, मच्छरों के जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? उत्तर है, मच्छरों के जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, निम्नलिखित हैं। अवस्था 1 अंडा, अवस्था 2 लार्वा, अवस्था 3 प्यूपा, अवस्था 4 वयस्क मच्छर। प्रश्न नंबर 4, रेशम कीट के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, रेशम कीट भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले लार्वा धागे जैसा पदार्थ स्रावित करते हैं जो उनके चारों ओर लिपट जाता है। ये वे रेशे हैं जिनका उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, पौधे के जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, बीज से पौधा और फिर बीज की अगली पीढ़ी तक की पूरी प्रक्रिया को पौधा का जीवन चक्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। उत्तर है, मच्छर द्वारा होने वाली बीमारियाँ मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है। तो अब इसी के साथ हमारा ये अध्याय 10 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।